morning, all of you. पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत आप यूनिट थर्ड में शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें शैक्षिक विचारक गांधी, टैगोर, डीवी, प्लेटो एवं फ्रेरे के संदर्भ में गतिविधि, खोज और संवाद से संबंधित बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर अध्ययन किया। फिर उसमें नेक्स्ट आता है आपका लोकतंत्र, औद्योगिकरण, व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचार, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित समाज के संदर्भ में सामाजिक शिक्षा के आधार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद, शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता, और अब है थर्ड पॉइंट इसका धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। धर्म भारत की सांस्कृतिक विशेषता है तथा धर्मनिरपेक्षता इस देश की राजनीतिक उदारता, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। सभी धर्मों के प्रति समभाव या आदर रखना और सभी को समान दृष्टि से तार्किक आधार पर विश्लेषित करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म तथा राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है और यह मानता है कि राज्य की ओर से न तो किसी धर्म विशेष को मान्यता दी जा सकती है और न ही किसी धर्म का विरोध किया जा सकता है। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसकी ओर से किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार या नियंत्रण नहीं किया जाता है और वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते हुए सभी धर्मों को समान समझता है तथा राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव के समान सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का उदय होता है। श्रीनिवास के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात नहीं थी कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह ऐसा नहीं माना जाता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया नहीं थी जिसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा नैतिक एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की यह विशेषता है कि यह परंपरागत विश्वासों तथा तर्कहीन विचारों और धारणाओं को यथासंभव नष्ट करने का प्रयत्न करता है। ऐसे विचार जो परंपरागत है तथा जिन्हें कार्य कारण संबंध की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता वे अपने आप धर्मनिरपेक्षता द्वारा समाप्त हो जाते हैं। यदि उनका अस्तित्व किसी प्रकार बना रहता है तो उन्हें भली प्रकार से जनमत का समर्थन नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आजकल हिंदुओं में प्रचलित पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणाएं प्रायः समाप्त होती चली जाती है। डोनाल्ड स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य निजी और सामूहिक रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वह व्यक्ति के साथ उसके धर्म का विचार किए बिना नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। संवैधानिक तौर पर वह किसी धर्म से संबंधित नहीं होता। वह न किसी धर्म की वृद्धि की कोशिश करता है न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं उद्देश्य कुछ विशिष्ट महत्व रखता है। यह अर्थ पश्चिमी देशों में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के अर्थ से कुछ भिन्न है। वस्तुतः भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय नहीं दिया जाना, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि यदि कोई धार्मिक संस्था किसी शिक्षण संस्था को संचालित करती है तो राज्य सरकार उसे अनुदान नहीं देगी। सांस्कृतिक विकास के लिए यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को निर्देशित कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य में नैतिकता तथा शिक्षा आदि के ऊपर किसी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रभाव नहीं होगा।
सभी एक दूसरे के अस्तित्व ध्यान में रखकर अपने कार्य एवं व्यवहार में अग्रसर होंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। सेकंड पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता का दूसरा उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति करना, और धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान समानता के आधार पर प्राप्त है, जहाँ समाज और नागरिक को के कार्यकलापों में धर्म के आधार पर व्यवधान नहीं डालता। स्मिथ ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वह राज्य जो लोगों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता की मान्यता देता है, भले ही वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। संवैधानिक रूप से वह किसी विशेष धर्म से संबंधित न हो, न ही वह किसी धर्म विशेष की प्रगति और अवनति से संबंधित हो। एक अन्य व्याख्या में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य एक व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखता है, न किसी विशेष धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में। धर्म के आधार पर लोगों के अधिकार तथा कर्तव्य की व्याख्या नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 15 ये घोषित करता है कि राज्य धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण भारत एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अवतरित हुआ है जहाँ धर्म का भेदभाव नहीं है। यह बात अवश्य है कि धर्म का वह स्थान अब समाज में नहीं रहा जो पहले था, फिर भी धर्म के समर्थक अब भी समाज में लगभग सभी हैं। अभी धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। बुद्धिवाद का विकास। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण प्रत्येक घटना के लिए धर्म पर आश्रित रहने की बात समाप्त हो जाती है। आदिम व्यक्ति प्रत्येक सामाजिक घटना को धर्म तथा परमात्मा की देन मानता है। किंतु जैसे जैसे बुद्धिवाद का विकास हुआ, कार्यकरण संबंधों की जानकारी बढ़ी और वास्तविक कारणों की जानकारी हुई तो धर्म का महत्व कम हुआ। आजकल तार्किक बातों एवं व्यवहारों को ही उचित माना जाता है। धार्मिकता में कमी आना। धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण यह है कि धर्म अब धार्मिक संस्थाओं का महत्व कम होने लगा है। इसका मुख्य कारण यह है कि धर्म के नाम पर आजकल उच्च एवं निम्न स्तर को निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि पहले जो व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड जितना अधिक किया करता था उसको उतना ही अधिक महत्व समाज में दिया जाता था। लेकिन अब उसी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। इससे विदित होता है जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, धर्म का महत्व कम होता जाता है। विभिन्नीकरण का बढ़ना। आजकल प्रत्येक घटना के पीछे धर्म की आड़ ली जाती है और प्रत्येक घटना के अलग अलग कारणों को छानबीन की जाती है। इस कारण विभिन्नीकरण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। धार्मिक के कारण करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अतः उनमें परस्पर दूरी होना स्वाभाविक है। समानता का विकास। हमारे देश में पहले धर्म, जाति, लिंग एवं संप्रदाय आदि के आधार पर परस्पर भेदभाव होता था। उस समय यदि एक व्यक्ति हिंदू धर्म का था तो उसे अन्य धर्म के अनुयायी शायद ही अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देते थे, और यही यहाँ तक था कि एक ही प्रकार के अपराध के करने पर विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार के दंड का भी विधान था। किंतु आजकल यह भेदभाव धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण प्रायः समाप्त हो गया है। सभी धर्म के लोगों को अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समान अवसर सुलभ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में एक वैज्ञानिक अवधारणा है। धर्म के प्रभाव की वजह से कार्यकारण संबंध का प्रदर्शन उचित नहीं है, अतः लोग इस कारण
अतार्किक बन जाते हैं। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक तार्किक विचारधारा पर बल देती है, इसीलिए उसी प्रकार को सही माना जाता है जिसमें कार्य कारण संबंधों का प्रदर्शन हो। धर्मनिरपेक्षता के कारक भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले जो मुख्य कारक हैं उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे फर्स्ट पॉइंट है, आप समझिए, राजनीतिक दल। हमारे देश के राजनीतिक दल भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुए हैं। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए थे। पंडित नेहरू का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में से धर्म के अतार्किक तत्वों को निकालना था, जिससे कि धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। पश्चिमीकरण। इस समय हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का जो वातावरण हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय हिंदुस्तानियों के पश्चिमीकरण को दिया जा सकता है। पश्चिमी संस्कृति ने भौतिकता एवं व्यक्तिवाद को इतना बढ़ावा दिया कि धर्म तथा उससे संबंधित व्यवहार में स्वाभाविक रूप से ह्रास होने लगा है। भारतवर्ष परंपरागत देश के नाम से प्रसिद्ध रहा है। परंपरागत का धर्म से सीधा संबंध है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने उन परंपराओं का खंडन किया तो अतार्किक एवं लाभकारी सिद्ध हुई। अतः यह कहना उचित ही है कि पश्चिमीकरण का एक प्रमुख कारक है जिसने धर्मनिरपेक्षता के तत्व को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नवीन शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन सिस्टम। पुराने समय में शिक्षा का स्वरूप कुछ इस प्रकार का था, धार्मिक व्यवहारों का थोड़ा सा भी ह्रास नहीं हो पाता था और यहाँ तक कि जो अपने आप को धार्मिक नहीं कहते थे उनके लिए शिक्षा अर्जन का कोई प्रबंध नहीं था। यह उक्ति उस समय प्रचलित थी कि जो लोग अपवित्र स्त्री व शूद्र हैं उन्हें शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। स्त्री शूद्रो नादियातम। आधुनिक नवीन शिक्षा प्रणाली में पिछड़े वर्ग के बच्चों तथा स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया गया है, जिसके कारण उनकी परंपरागत मनोवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ने लगा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा नवीन शिक्षा प्रणाली के कारण धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा सुदृढ़ होती जा रही है। फोर्थ पॉइंट है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। नगरीकरण तथा औद्योगिकरण धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया में सहायक कारक के रूप में सामने आए हैं। अब यह आवश्यक नहीं रहा कि एक स्थान पर एक ही धर्म की प्रधानता हो और उसी धर्म के अनुयायी वहाँ निवास करें। नगरों तथा औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न धर्मावलंबियों एक साथ काम करते हुए देखे जा सकते हैं और उनमें विचारों का आदान प्रदान बराबर चलता रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नगरों में रहने वाले लोग अनेक प्रकार के औद्योगिकीय, वैज्ञानिक एवं आधुनिक आविष्कारों के संपर्क में रहते हैं, जिससे वे धार्मिक अंधविश्वासों से बच जाते हैं। इस स्थिति के कारण धीरे धीरे धर्म विशेष की कट्टरता समाप्त हो रही है और सह-अस्तित्व की भावना लोगों में विकसित होती जा रही है। समाज सुधार आंदोलन को भी धर्मनिरपेक्षता का एक सहायक घटक कहा जा सकता है। समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से जिन सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए गए उनके नाम हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो इन संस्थाओं के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। उनके नाम हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती,
महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, सर सैयद अहमद खान तथा रामनादेव आदि इन समाज सुधारकों ने धर्म पर आधारित जाति पाति, छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव को तथा धार्मिक पाखंडों को गलत बताया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण लोगों की धारणा धार्मिक कर्मकांड के प्रति कुछ उदासीन हुई। यही कारण है कि विभिन्न धर्म के अनुयायियों को साथ साथ रहने तथा कार्य करने को कहा जाने लगा है। इस क्षेत्र में मध्यकाल के संत कबीर, दादू, रैदास एवं गुरु नानक जैसे अनेक महापुरुषों के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा विद्यालय अभ्यास में अधिगममूलक अवधारणाओं के विश्लेषण के आधार के रूप में विद्यालय अभ्यास प्रक्रिया में अधिगममूलक अवधारणाओं पर विविध तथ्यों, घटनाओं एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में अधिगम गतिविधियों, अधिगम उद्देश्यों एवं अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण प्रमुख रूप से बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित होता है। इसे जैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम सर्गामी क्रियाओं को आज भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया जाता जितना कि कनाडा, अमेरिका एवं फ्रांस में स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में शिक्षा में विविध प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। इसी प्रकार भारतीय विद्यालयों का वातावरण प्राकृतिक रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो अन्य देशों में इसे वातानुकूलित रूप प्रदान किया जाता है। भारतीय अधिगम व्यवस्था में आज भी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशों में छात्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि विद्यालय अभ्यास में अधिगममूलक अवधारणाओं को प्रभावित करते हैं। ये सभी प्रभावित करने वाले कारक बहुसंस्कृतिवाद एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इसके लिए बहुसंस्कृतिवाद, प्रजातांत्रिक शिक्षा एवं अधिगममूलक अवधारणा आदि के संबंध में विचार करना आवश्यक है। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा। बहुसंस्कृतिवाद का आश्रय संस्कृतियों के विविध स्वरूपों में के तुलनात्मक अध्ययन से है, जिनमें प्रत्येक संस्कृति के गुण दोषों की समीक्षा तथा सांस्कृतिक एकता एवं समग्रता के तथ्यों की खोज की जाती है। जैसे भारतीय संस्कृति में विविध धर्मों का प्रचलन देखा जाता है। इस आधार पर भारत में बहुसंस्कृतिवाद का श्रेष्ठ स्वरूप पाया जाता है। इसी प्रकार व्यवस्था विविध प्रकार की सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवहार, अर्जित योग्यता एवं सामाजिक विरासत आदि में पाई जाती है। संस्कृतिवाद में अच्छी एवं उपयोगी परंपराओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं। आलोचनात्मक संस्कृतिवाद की विशेषताएं निम्न हैं। संश्लेषण की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में विविध तथ्यों के व्यापक स्वरूप को
संश्लेषित करके सार तत्व प्रदान किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विविध प्रकार की अधिगम गतिविधियों का विश्लेषित स्वरूप देखा जाता है। समीक्षात्मक आधार पर इसको बाल केंद्रित अधिगम गतिविधियों का रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक संस्कृति के विविध स्वरूपों को संश्लेषित करके एकीकृत रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। विश्लेषण की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में विविध प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं का विश्लेषण वैज्ञानिक एवं विकास के संदर्भ में किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में गंगा एवं यमुना आदि नदियों को माँ का स्वरूप माना जाता है। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण जल प्रदूषण को रोकना होता है, क्योंकि इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति नदियों को गंदा नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक संस्कृति की अच्छाइयों, नियमों एवं परंपराओं का सार्थक विश्लेषण किया जाता है। थर्ड पॉइंट है गुण दोष विभाजन की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में सभी प्रकार की संस्कृतियों में पाए जाने वाले गुण दोषों का विभाजन किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति वर्तमान समय में दहेज प्रथा का स्वरूप पूर्णतः घृणित माना जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति दहेज प्रथा का है, और इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में विवाह बंधन की पवित्रता को अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के अनेक गुण दोष शिक्षण संस्कृति एवं विद्यालय संस्कृति में पाए जाते हैं। इन सभी का समीक्षात्मक अध्ययन करके एक निश्चित सहमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है एकता की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद का संबंध विविधता में एकता की भावना के समावेश से होता है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समावेश है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। कुछ विद्यालयों में गणवेश में टाई पहनने का प्रावधान है, तो कुछ विद्यालयों में टाई का प्रावधान नहीं है। फिर भी दोनों प्रकार के विद्यालयों में छात्रों तथा अभिभावकों में कोई मतभेद नहीं होता। इस प्रकार आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में मूल आधार को पहचान कर एकता की भावना को प्रकट किया जाता है, अतः इसे सांस्कृतिक एकता की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। पांचवा है सहसंबंध की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में यह प्रदर्शित किया जाता है कि कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से पृथक नहीं है। उस संस्कृति में किसी न किसी रूप में अन्य संस्कृतियों का समावेश देखा जाता है। जैसे अमेरिका की संस्कृति में मानवाधिकार की भावना का विकास भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता एवं नैतिकता से सहसंबंध रखता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया। बहुसंस्कृतिवाद में जब संस्कृतियों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है तो छात्रों को अपनी संस्कृति के दोष तथा गुण दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ साथ अन्य संस्कृतियों के गुण दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार छात्रों को एक दूसरे को संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इससे सांस्कृतिक ज्ञान का विस्तार होता है। विविध संस्कृतियों के दोषों को समाप्त किया जाता है तथा एक दूसरे की संस्कृति की अच्छी परंपराओं को स्वीकार किया जाता है। 7 पॉइंट है सामाजिक सुधार की प्रक्रिया। बहुसंस्कृतिवाद की प्रक्रिया सामाजिक सुधार की प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे आलोचनात्मक समीक्षा में संस्कृति के दोषों को समाप्त किया जाता है तथा स्वस्थ परंपराओं का विकास किया जाता है। इन स्वस्थ परंपराओं के आधार पर समाज में गतिविधियाँ संपन्न होती है। इसी आधार पर समाज में विविध सुधार होते हैं। जैसे भारतीय समाज से दहेज प्रथा एवं लिंग भेद की समस्या का उन्मूलन धीरे धीरे हो रहा है। शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव शिक्षा पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। जैसे भारतीय संस्कृति में नैतिकता एवं मानवता के आधार पर विद्यालयों में छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा पृथक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षक को विद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान तथा वातानुकूलित विद्यालय का प्रचलन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सूचित करता है। इस प्रकार शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया
आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, सांस्कृतिक सुधार की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से प्रत्येक संस्कृति के गुण दोषों का निरूपण किया जाता है। इससे सभी संस्कृति की रूढ़िवादी परंपराएं एवं बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सभी संस्कृतियों की स्वस्थ परंपराओं को एक दूसरे की संस्कृति में स्वीकार किया जाता है। जैसे अमेरिका एवं इंग्लैंड के व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति को स्वीकार करते हुए वृंदावन में ईश्वर आराधना करते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ सांस्कृतिक सुधार की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है वैश्विकरण की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति के सभी गुणों को पाश्चात्य संस्कृतियों में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल्य सार्वभौमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संबंधित है। इसी क्रम में सभी संस्कृतियों की श्रेष्ठ परंपराओं को संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया जाता है। मानवाधिकार एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सभी देश एकमत है तथा धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की संस्कृति का समावेश संभव हो सकेगा, जो कि सार्वभौमिक एवं आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 11, विकास की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रत्येक संस्कृति की व्याख्या उसकी उपयोगी एवं स्वस्थ परंपराओं के आधार पर की जाती है, जो कि सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे भारतीय संस्कृति में शैक्षिक अवसरों की समानता एवं सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता को शैक्षिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के विकसित देशों में भी देखी जाती है। इसमें शैक्षिक विकास का श्रेष्ठ स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, जो कि विकास की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। लास्ट, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर सकारात्मक परिवर्तन करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे वैदिक कालीन संस्कृति धर्म, आदर्श एवं अध्यात्म पर आधारित थी। इसमें परिवर्तन किया गया तथा भौतिकवादी संस्कृति एवं तथ्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में भौतिकवादी संस्कृति से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो पुनः व्यक्ति को आदर्शवादी व्यवस्थाओं का स्मरण होने लगता है। इस प्रकार आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सदैव सकारात्मक, उपयोगी एवं समसामयिक एवं आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसकी व्याख्या एवं समीक्षा ट्रांसपेरेंट रूप में, पारदर्शी एवं स्पष्ट रूप में की जाए। आपके असाइनमेंट आपको असाइनमेंट टाइम टू टाइम मिलते जा रहे हैं। आपको उसको डेट के अकॉर्डिंग ईमेल करते रहे। थैंक यू।